हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इन कैरियर कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, 2024 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का अग्रिम बधाई। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस में जो पॉलिटिकल साइंस होता है, राजनीतिक विज्ञान, उस राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 1 से जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैं आपको दे दिया हूँ। बस आपको अंत तक आप हमारे वीडियो को केवल सुनिए, देखते रहिए और सुनते रहिए। बस आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का ये चैप्टर कंप्लीट होगा मात्र एक वीडियो में, ये गारंटी है। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन का मैं संग्रह किया हूँ वो कभी ना कभी पूछा हुआ प्रश्न है, और इससे ज़्यादा चैप्टर 1 से कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकता है। फिर मैं आपको जितने पूछे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक जैसे, उस सारे क्वेश्चन फिर चैप्टर 2 से लाकर रख दूंगा, और ये बताता चलूँगा कब कब ये क्वेश्चन पूछा है। बिना पूछे हुए बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। बस यहाँ देखिएगा, प्रथम प्रश्न हमारा है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। तो सबसे पहले तो लैंगिक समझेंगे हम। लिंग के आधार पर समाज को दो भागों में बांटा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, शुरू करने के पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 2016 के एनुअल एग्ज़ाम और 2021 के एनुअल, दोनों बोर्ड एग्ज़ाम में दोनों साल ये पूछ चुका है प्रश्न कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। इसलिए बहुत वीवीआई प्रश्न, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज टोटल वीवीआई क्वेश्चन है। हो सके तो अपने नोटबुक में इसे लिखते जाइएगा। यहाँ देखिएगा, वास्तव में लिंग के आधार पर समाज दो भागों में बटा है। कौन कौन? महिला, पुरुष। मालूम है आपको, इन दोनों वर्गों में हमेशा असमानता बनी रहती है। जैविक दृष्टि से असमानता के परिणाम से स्त्रियां प्रताड़ित होती है। ये प्रताड़ित करने वाला कौन होता है? तो पुरुष होते हैं, ठीक है। उनकी विभिन्न रूपों में प्रताड़ना का आधार क्या है? तो सामाजिक विभेद की स्थितियां होती हैं। समाज में भेदभाव स्त्री और पुरुषों के बीच में लिंग आधारित यह विभेद समाज में स्त्री शक्ति की उपेक्षा को प्रोत्साहित करता है। यह लैंगिक भेदभाव न केवल भारत में किया जाता है बल्कि विश्व के प्रत्येक देश में कमोबेश यही स्थिति है। परंतु आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी में जमीन आसमान का अंतर है। यही लैंगिक विभेद है जो राष्ट्र के लिए एक गंभीर चुनौती है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ये देखिएगा, ये 2015, 18, 19, 20 और 22 में पूछ चुका है, और क्या कहते हैं कि 23 में नहीं पूछा है, इसलिए 24 में इसकी बारी है। 24 में 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये आ रहा है क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता लोकतंत्र की मजबूती, स्थिरता और इसके आधार को अधिक से अधिक व्यापक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि समाज के विभिन्न वर्गों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए तो समाज में हिंसक संघर्ष या गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। यदि विभिन्न समूहों को उचित पहचान व सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती तो उनके असंतोष एवं संघर्ष से सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक ठहराव व आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप, बेल्जियम में विभिन्न भाषाई और जातीय समूहों के बीच पनपते टकराव को सत्ता में साझेदार बनाकर दूर किया गया। अतः लोकतंत्र की सफलता विभिन्न समूहों को शासन में साझेदार बनाने से संभव है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न ये
कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व होते हैं। सत्ता की साझेदारी यदि बोलचाल में हम कहें तो देखिए, भारत में ही लीजिए, सत्ता एक क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है ये ना, जिसमें कई दल मिलकर साझा करके और सरकार के निर्माण, सरकार बनाने का कार्य करते हैं ना। ठीक वैसा ही समाज के हर एक वर्गों को मौका देना चाहिए प्रतिनिधित्व का, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र में। ऐसा नहीं करने से जिनको मौका नहीं मिलेगा उनका मन कुंठित हो जाएगा और अंततः आपके विरुद्ध वो खड़ा हो जाएंगे, है ना। यही है सत्ता की साझेदारी, बस दूसरा कुछ नहीं। प्रश्न नंबर 3 पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। यहाँ देखिएगा, भारत विभिन्न धर्मावलंबियों का देश है। संविधान द्वारा यहाँ प्रत्येक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात अपने अपने धर्म की रक्षा का अधिकार है। हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू धर्म की रक्षा का अधिकार है। यदि हिंदू धर्म की अपमान कोई करता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना हमारा परम कर्तव्य होगा। आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, यदि इस्लाम को कोई क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म का कोई शिकायत करता है, उस पर आक्षेप करता है, उंगलियां उठाता है, तो निश्चित रूप से आपका भी कर्तव्य है कि अपने धर्म की रक्षा करें, चाहे सिख हो, चाहे कोई बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो। तो यहाँ देखिएगा, वो अधिकार हमारा संविधान दिया है। आप अपने धर्म अनुसार पूजा की पद्धति अपनाने और अपने धार्मिक संस्था के रख रखाव का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक धर्मावलंबी को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की इजाज़त दी गई है। राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप या पक्षपात से अलग रखा गया है। राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है। सही अर्थों में अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानने की धारणा सांप्रदायिकता है। सबसे बड़ी सांप्रदायिकता यह है कि दूसरे धर्म को तुच्छ दिखाइए और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानिए, ये सांप्रदायिकता है। हमारा काम है कि जितने भी धर्म हैं सबको एक समान नज़र से देखना चाहिए। अपने धार्मिक हित पर राष्ट्र हित का बलिदान करना, दूसरे धर्म से घृणा करना, धर्मों के बीच विद्वेष पैदा करना, समाज में विष फैलाना आदि सांप्रदायिकता है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देना, ये सांप्रदायिकता है। यह मनुष्य को मनुष्य से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से घृणा करना सिखलाती है तथा वे एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं, जो कि अनुचित है, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखिए या व्यवहारिक दृष्टि से देखिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, ये भी VVI प्रश्न है कि 2017 और 2019 ये दोनों में पूछ चुका है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। दोस्तों यहाँ देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है, इसका अर्थ है देखिए, राज्य धर्म का विरोधी नहीं है। राज्य धर्म का विरोधी नहीं है, परंतु राज्य का अपना कोई धर्म भी नहीं होता है। राज्य के लिए सारे धर्म बराबर होते हैं। राज्य सभी धर्मों का समान आदर और संरक्षण देता है तथा सभी धार्मिक समुदायों और वर्गों को एक समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक विभेदों के बीच सामंजस्य, सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की स्थापना के लिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अपनाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, वो भी 2019 में पूछा जा चुका है प्रश्न। सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। सांप्रदायिक
सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ देखिएगा, भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं ना। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी लोगों के दिल में यह भावना होनी चाहिए कि हम सभी भारतवासी हैं, चाहे धर्म कोई भी हो, हैं तो भारतवासी। देश सर्वोपरि है और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। पर्व त्यौहार के अवसर पर भी हम एक दूसरे संप्रदाय के लोगों से मिलते रहें ना, दूरी न बनाएं, किसी के पर्व त्यौहार को तुच्छ न समझें, किसी के धर्म को नीच न समझें, बस बल्कि सबको बराबर समझें। छठा प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर कहता है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? विभाजन का तो बंटवारा, सामाजिक बंटवारा क्या है? ये भी 2018 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। जाति धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना व उनके आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं। सबसे जीता जागता उदाहरण आप अपने समाज में देखिएगा झाँक कर कि गाँव में कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं, कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं, तो जाति के आधार पर वे लोग भेदभाव करते हैं। छुआछूत का आज भी बहुत जगह ये रिवाज है, जिससे क्या होता है, समाज 2 टुकड़ों में बट जाता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग अपनी कुंठा से, असंतुष्टि से उच्च वर्ग का साथ नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है? छुआछूत, जाति प्रथा। धर्म के आधार पर भी किसी जगह कोई मुस्लिम है, हिंदू है, आपस में धर्म के आधार पर भी लड़ रहे हैं। ये क्या है? समाज को बांटने का काम नहीं हुआ। रंग के आधार पर कहीं श्वेत और श्वेत की लड़ाइयाँ हो रही है, क्षेत्रवाद के आधार पर लड़ाइयाँ हो रही है, इससे समाज कई टुकड़ों में बट जाता है। इसी को सामाजिक विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न 7वां है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ये भी देखिएगा 2011, 12 और 18 में पूछ चुका प्रश्न है ये। तो देखिए उत्तर में देखिए, वे 2 प्रावधान निम्न हैं जिनसे ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 2 पॉइंट यहाँ बनाए हैं आपके लिए, और दोनों पॉइंट पर आप गौर कीजिएगा। यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिक के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, किसी भी वंश, किसी भी धर्म या लिंग या किसी भाषा को बोलने वाला हो, संप्रदाय से संबंधित क्यों न हो, पर उन्हें यह अधिकार है कि वे शिक्षा, खेल कूद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग ले सकें। क्लियर? आइए 8वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? दोस्तों इस पर कई धारावाहिक भी आप देख चुके होंगे। बंधुआ मजदूर, मुझे याद है कि एक धारावाहिक था उड़ान, जिसमें चकोर ने एक बंधुआ मजदूर की भूमिका निभाई थी। बहुत अच्छा हमको वो सीरियल लगा था, शायद आप लोग ने भी देखा ही होगा। तो बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो बंधुआ मजदूर की प्रथा अत्यंत प्राचीन है। बंधुआ मजदूर का अर्थ है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए एक निश्चित अथवा अनिश्चित समय तक बिना मजदूरी के अथवा नाम मात्र की मजदूरी के साथ काम करने के लिए बाध्य रहना। अर्थात जो मजदूर अपना श्रम किसी खास व्यक्ति या संस्था को
उसी की शर्त पर बेचने के लिए बाध्य हो, उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। एकदम बांध कर रखा जाता है उस व्यक्ति को, है ना, ये बंधुआ मजदूरी हुआ। ठीक है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो सत्ता में साझेदारी को लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण आधार माना गया है। यह एक समय था कि जब किसी राज्य में राज्य सत्ता कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में रहती थी। आज का युग विकेंद्रीकरण का युग है। यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। सत्ता की साझेदारी जितनी अधिक होगी, शासन में स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अर्थात इससे होगा क्या कि लोगों में असंतुष्टि की भावना नहीं रहेगी। नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। सत्ता की साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, कि किसी भी राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता की साझेदारी है। मतदान में भाग लेना, किसी संस्था अथवा संगठन द्वारा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता की साझेदारी के उदाहरण कहे जा सकते हैं, है ना। आप क्या कहते हैं, 18 वर्ष के होते ही आपको वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब आप सत्ता के साझेदारी हैं। आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाहे मुखिया का इलेक्शन, विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, कोई भी चुनाव आप लड़ सकते हैं। अर्थात आपको सत्ता की साझेदारी का अधिकार दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है परिवारवाद क्या है। बार बार ये मुद्दा आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके दल के विभिन्न नेताओं परिवारवाद पर बराबर ही चर्चा करते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद का ये विचार है। व्हाट इज ए फैमिलीज़म, व्हाट इज ए परिवारवाद। यहाँ देखिए 2015 सी कंपार्टमेंटल और एनुअल दोनों में ये प्रश्न पूछ चुका है। यहाँ देखिएगा, अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने ही परिवार एवं सगे संबंधियों को राजनीति में लाने के लिए चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार बनाते हैं, है ना। हम 2 जगह से हमारी पार्टी मजबूत है, हम अपना एक जगह से स्वयं लड़ गए, एक जगह से पत्नी को लड़ा दिए, ये परिवारवाद नहीं हुआ। मेरे 2 बेटे हो गए, एक जगह से मैं लड़ रहा हूँ, एक जगह से ये बड़ा बेटा, एक जगह से छोटा बेटा, मंत्री पद तीनों को मिला। कोई नहीं चाहता कि मेरे परिवार से कोई कम हो। बेटियां हुई, उससे भी इलेक्शन लड़वाना शुरू कर दिए। अर्थात पूर्ण रूप से पार्टी पर परिवार का ही अधिकार हो, उससे क्या कहेंगे, परिवारवाद कहते हैं। यही राजनीति में परिवारवाद है। हाल के दशकों में यह परंपरा बनी है कि किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली होती है तो उसके किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाता है ना, ताकि सहानुभूति के कारण लोग उसे वोट दे दें। ऐसा होता है ना कि किसी की मृत्यु के बाद उसी के परिवार को टिकट दे दिया जाता है। ये क्या है सब, यही तो, इसी को तो परिवारवाद कहते हैं। 11 नंबर और अंतिम प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। इस पर मैंने चर्चा किया है। फिर देखिएगा, ये 2022 से ये एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म को विशेष अधिकार देगा। दूसरा है, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार प्रसार करने का आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चूँकि प्रश्न होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। 2 तथ्य है ना,
तो धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, 2 उदाहरण देकर समझाइए। ऐसे भी प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों, बस आप उस पर फोकस दीजिएगा प्रश्न समझने में। आंसर तो बस यूं ही थोड़ा सा घुमाया, आप भी अपने थोड़ा सा घुमा दीजिए, नंबर कटने का सवाल ही नहीं है। चलिए तो फिर मिलते हैं, दूसरे चैप्टर लेकर आएंगे और दूसरे चैप्टर का इंतज़ार कीजिए और ये सबसे पहले ये चैप्टर को कंप्लीट कर दीजिए।